हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम जो है अधिगम के पक्ष की बात करने वाले हैं। कल हमने जो अधिगम का अर्थ और परिभाषाएं देखी थी, और अधिगम का अर्थ और परिभाषा जो इम्पोर्टेंट थी उनको मैंने आपको ट्रिक से भी याद करवाने की कोशिश की है। आई होप आप उसको 2-3 बार जब देखेंगे तो आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज जो है हम अधिगम का नेक्स्ट पार्ट यानी अधिगम के पक्ष देखने वाले हैं, और पक्ष के साथ साथ उसकी कुछ विधियां। और विधियों पे इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अधिगम के पक्ष यानी प्रकार जो है, कितने टाइप का होता है अधिगम, उन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अधिगम के जो पक्ष हैं वो अधिगम के 3 पक्ष हैं: संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। संज्ञानात्मक होता है मन मस्तिष्क से जुड़ा हुआ, जिसमें हमारी सेंस काम करे, हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग काम करे। तो जो दिमाग का, जो सेंस का, जो मस्तिष्क का ज्ञान होता है, यानी संज्ञान से मतलब है ज्ञान से, ठीक है, ज्ञान से सीखना। और ज्ञान कहाँ से लिया जाता है? मस्तिष्क से। क्रियात्मक, क्रियाओं से, ठीक है, क्रिया करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है। तो जब हम क्रिया करके सीखते हैं तो वो क्रियात्मक पक्ष हो जाता है। और भावात्मक, अपने मन से, मतलब अपनी भावनाओं से सीखना। और अधिगम की जो विधियां हैं वो है अनुकरण। विधियां मतलब अनुकरण के माध्यम से सीखना, सूझ के माध्यम से सीखना, अभ्यास के माध्यम से सीखना, प्रयास एवं त्रुटि करके सीखना। तो विधियां तो बहुत सारी हो सकती है, हम किसी भी तरीके से अधिगम कर सकते हैं। स्पेशल जो है यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अधिगम करने के। लेकिन अधिगम जो है, आपको पता है अधिगम की मनोविज्ञान के हिसाब से परिभाषा क्या थी? वैसे तो अधिगम सीखना होता है अगर संकीर्ण अर्थ देखें तो, लेकिन मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो अधिगम वही है जो अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के माध्यम से जब स्थायी परिवर्तन आता है हमारे व्यवहार में, तभी उस सीखना को अधिगम कहा जाता है। लेकिन वैसे अधिगम मतलब सीखना तो हम सारी उम्र ही करते हैं, और कहीं भी कभी भी किसी से भी हम सीख लेते हैं और किसी भी तरीके से सीख लेते हैं। तो अधिगम के पक्ष 3 हैं और विधियां तो बहुत सारी हैं। तो तो अधिगम के पक्ष पक्ष कौन कौन से हैं? मतलब शरीर के किस किस हिस्से से कैसे कैसे हम अधिगम कर सकते हैं, ये तो पक्ष हैं। प्रकार हैं 3, पक्ष भी 3 थे। प्रकार 3 कौन से? गामक अधिगम। गामक अधिगम मतलब क्रिया करके सीखना, ठीक है। प्रतिबोधनात्मक मतलब समझ के सीखना। संकल्पनात्मक, अपने मन मस्तिष्क से की संकल्पना से सीखना। तो सबसे पहले यानी जो प्रकार हैं वो 3 हैं: गामक अधिगम, प्रतिबोधनात्मक, संकल्पनात्मक, और जो है ये 3 जो है अधिगम के प्रकार हैं। तो हम पहला जो अधिगम का प्रकार है उसका जिक्र कर लेते हैं, गामक अधिगम। गामक का मतलब होता है शारीरिक क्रियाओं के द्वारा डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। शरीर की क्रियाओं के द्वारा सीखना जो होता है वो गामक अधिगम के अंदर आता है। और इस अधिगम में अनुकरण विधि का प्रयोग होता है। जैसे आप बच्चों के सामने अगर आप कुछ सिखाना चाहते हैं, जैसे आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं खाना कैसे खाया जाता है, तो आप उसके सामने पहले खा के दिखाइए भी। पहले आप हैंड वॉश करो, फिर आप आराम से बैठो, फिर आप चम्मच से खाओ या हाथ से खाओ या किसी भी तरीके से। तो आप उसके सामने जब ये सब करेंगे तो वो आपका अनुकरण करेगा, आपको फॉलो करेगा और सीख जाएगा, ठीक है। ये शैशवावस्था में सर्वाधिक होता है। आपको पता होता है बच्चा जो होता है वो कोरी स्लेट की तरह होता है, इसीलिए उसके सामने जो हम अच्छी अच्छी चीज़ें पेश करते हैं तो वो अनुकरण के माध्यम से देख के, जैसे अल्बर्ट बंडूरा ने कहा था ना सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, तो उन्होंने कहा था कि बच्चा जो है देख के सीखता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। क्योंकि इस समय बच्चे का मानसिक विकास व तर्क बुद्धि विकास कम होता है, क्योंकि उसका मन इतना, मस्तिष्क इतना स्ट्रोंग नहीं होता कि वो सारी चीज़ें अपने मन में सीख पाए, इसीलिए वो अनुकरण करता है अपने से बड़ों का, और अनुकरण से सीखता है। उसके बाद जो है प्रतिबोधनात्मक अधिगम। ये जो होता है प्रतिबोध, किस चीज़ का प्रतिबोध? संप्रत्यय का, यानी कंसेप्ट समझना, उसका प्रतिबोधन करना, उसका बोध करना, उसको दिमाग में बिठाना। इसका पता बच्चे को बाल्यावस्था में चलता है, यानी बाल्यावस्था में बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वो समझने लगता है कि ये चीज़ ऐसे है, ठीक है। तो जैसे गाय के बारे में है, तो शैशवावस्था में जब बच्चा होता है उसे गाय से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानता कि गाय मार भी सकती है। उसे बस ये है भी एक ये प्राणी है
मतलब उसे नहीं पता होता कि ये जानवर है, मैं एक मनुष्य हूँ, ये इन सब चीज़ों से वो दूर होता है। लेकिन बाल्यावस्था में जैसे ही कदम रखता है उसकी समझ जो है वो विकसित होती है और उसके बाद वो समझने लगता है कि ये पशु है, मैं इंसान हूँ। इस तरीके की बोध वाली चीज़ें, जो कंसेप्ट वाली चीज़ें होती है, वो अपने माइंड में बिठाने लगता है, मस्तिष्क में बिंब बनाने लगता है उन चीज़ों के। तो बाल्यावस्था में अगर हम गाय बोलेंगे तो गाय बोलते ही बच्चे के दिमाग में उसका चित्र आ जाएगा कि हाँ गाय ऐसा 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 प्राणी होता है। नाम बोलते ही दिमाग में प्रतिमा बन जाना, बिंब बन जाना जो होता है, वो इस तरीके से सीखने लगता है। जब बच्चा ऐसे सीखने लगता है तब यह प्रतिबोधनात्मक अधिगम होता है। यानी जब नाम बोलते ही बच्चे के दिमाग में प्रतिमा आ जाए, बच्चे के दिमाग में इमेज बन जाए, बिंब बन जाए, तो वो जो सीखना होता है ना, वो प्रतिबोधनात्मक सीखना होता है। जैसे प्रयास एवं भूल विधि से सीखना। आपको पता है बाल्यावस्था के अंदर जो बच्चे होते हैं वो त्रुटियां कर करके सीखते हैं। जैसे हम उनको मैथ्स के सवाल सिखाते हैं, उन्हें हिंदी के कोई चीज़ें कंसेप्ट बताते हैं, तो वो क्या करते हैं, त्रुटियां भी करते हैं, लिखना सिखाते हैं, तो उस टाइम भी वो क्या है, गलतियां करते हैं, सीखते हैं, गलतियां करते हैं, सीखते हैं। इस तरीके से फिर वो सारा कंसेप्ट जो है अपने माइंड में बिठा लेते हैं। फिर जो है संकल्पनात्मक सीखना। ये कौन सा सीखना होता है, जब बच्चा किशोरावस्था में होता है। देखो कल्पना सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में होती है। किशोर जो है वो हवाई किले बनाता रहता है, सारा दिन जो है इमेजिनेशन में रहता है। वो उसे नहीं, मतलब इन जो वास्तविकताएं होती है ना, इनसे वो थोड़ा सा दूर होता है, भावनाओं के अंदर होता है वो। ठीक है, भावनाओं का हवाला देकर किशोर से कुछ भी करवाया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि देशभक्ति की जो भावनाएं होती है, त्याग की जो भावनाएं होती है, सामाजिकता की जो भावनाएं होती है, वो किशोरावस्था के अंदर बच्चों में भरी जा सकती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम बच्चों को हम विश्वास में ले सकते हैं, उन्हें समझाकर, उन्हें प्यार से अपने विश्वास में लेके किसी भी तरीके से किसी भी तरफ उनको मोड़ सकते हैं। तो संकल्पनात्मक जो सीखना होता है वो कल्पना से सीखना होता है, और कल्पना सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में होती है। और किशोरावस्था में जो बच्चा होता है वो संकल्पना से सीखता है। ठीक है, किसी भी बात की कल्पना करता है और उसके माध्यम से सीखता है। किसी भी वस्तु को देखकर कल्पना करना अनेक प्रकार से, जैसे अगर वो प्रधानमंत्री को देखेगा ना तो वो इस तरीके के ड्रीम्स बनाएगा कि एक दिन मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, फिर मैं ऐसे करूंगा, देश का विकास ऐसे होना चाहिए, गांव का विकास ऐसे होना चाहिए, ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए। ऐसी चीज़ें आप किशोर से कितनी भी करवा लो, कितनी भी लिखवा लो। अगर आप एक पूरा निबंध, आपने 10th क्लास में कभी पढ़ाया होगा, मैंने जब 10th क्लास में पढ़ाया था तो मैंने एक्सपीरियंस लिया था। जब बच्चों को एक टॉपिक दिया जाता है ना, तो जैसे क्या मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, या फिर अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो, इस तरीके की जो टॉपिक होते हैं ना उनको बड़ा ही डिफाइन करके लिखते हैं, बहुत ही मतलब बढ़िया एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ वो लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कल्पना उस टाइम चरम सीमा पे होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब वो कल्पनाशील प्राणी होते हैं उस टाइम। तो मानसिक विकास भी चरम सीमा पर होती है। आपको पता है स्पीयरमैन ने भी 14 से 16 तक बताया था, वुडवर्थ ने भी 15 से 20 साल तक जो है बताया था। इस तरीके से सबने अपने अलग अलग व्यूज़ दिए हैं कि जो कल्पना होती है, मानसिक विकास जो होता है, उसकी चरम सीमा क्या होती है। ठीक है, और सूझ विधि जो है वो कल्पना पर आधारित है, क्योंकि कल्पना कहाँ से जुड़ी हुई है, अपने दिमाग से, और सूझ विधि भी तो दिमाग से ही जुड़ी होती है ना। उसमें भी तो जैसे चिंपैंजी ने क्या किया था, छड़ी से छड़ी जोड़कर केले प्राप्त किए थे। पहले उसने इस चीज़ की कल्पना की थी कि एक छड़ी से केले नहीं टूट सकते, अगर मैं छड़ी से छड़ी को जोड़ूंगा तो कुछ इस तरीके की लंबी सी छड़ी बन जाएगी। तो ये उसके दिमाग में उसने सोचा था, उसके दिमाग में उसने बिंब बनाया था। ठीक है, तब जाके उसने छड़ी पे छड़ी लगा के और केलों को प्राप्त कर लिया था। उसके बाद में जो है, इन 3 प्रकारों के बाद में अधिगम की विशेषताएं भी, अधिगम की विशेषताओं से ही पता चल सकता है कि अधिगम एक्चुअल में होता किस तरीके का है। तो अधिगम एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक पूरी, मतलब कोई तथ्य नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है जो लंबे टाइम तक चलती है। अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है, मतलब बिना उद्देश्य के अधिगम नहीं हो सकता। अगर हम कोई भी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो उसका जरूर कोई ना कोई उद्देश्य होता है। बिना मोटिव के हम कोई भी काम नहीं करते। ऐसा हल ने भी कहा था कि बिल्ली भूखी है तभी वो खाना खाने के लिए प्रयास करेगी, अदरवाइज वो प्रयास नहीं करेगी। तो जो सीखना है वो भी उद्देश्यपूर्ण होता है। जैसे जो आवश्यकता है वही आविष्कार की जर्नी है, ऐसा जननी है, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर हमें आवश्यकता ही नहीं होगी
तो हम सीखेंगे नहीं। ठीक है। अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, मतलब अधिगम जो है वो हमेशा चलता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। हम सीखना कभी बंद नहीं करते। हम बुढ़ापे में भी सीखते हैं, जवानी में भी सीखते हैं, बचपन में भी सीखते हैं, पेट में भी सीखते हैं। हर टाइम जब से हमारा विकास शुरू होता है ना, तब से हम सीखना शुरू कर देते हैं। तो अधिगम जो है जीवन पर्यंत चलता है, यानी मृत्यु तक बंदा सीखता ही रहता है। अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है, मतलब क्रिया करके सीखना। यह क्रिया लक्ष्य, आवश्यकता व योग्यताओं के अनुसार करता है। मतलब जैसी हमारा लक्ष्य है, जो हमारा गोल है, जैसी हमारी आवश्यकता है, हमारी नीड है, जो हमारी योग्यता है, हमारी एबिलिटी है, उसके उसके मतलब उसको बनाकर हम बेस बनाकर सीखते हैं। उसी तरह की हम क्रिया करते हैं, जैसे हमारी अंदर एबिलिटी होती है, हमारी नीड होती है, हमारे गोल्स होते हैं, उसे देखकर हम क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। उसके माध्यम से उसको बेस बनाकर क्रिया करते हैं और अधिगम करते हैं। अधिगम जो है वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। आपको पता है, हर सीखने वाला चीज़ें सही ही सीखे, ज़रूरी तो नहीं। बंदा सिगरेट पीना भी सीख सकता है, तो वो अधिगम कैसा है, नकारात्मक है। बंदा शराब पीना भी सीख सकता है, क्या वो सकारात्मक अधिगम है? नहीं है। ठीक है। अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, ये अस्वाभाविक क्रिया है। स्वाभाविक कौन सी होती है? जो मूल प्रवृत्ति पर आधारित होती हैं। ठीक है। मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है, जैसे शैशवावस्था में जो बच्चे का बिहेवियर होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। ठीक है। तो जो अधिगम है वो अस्वाभाविक क्रिया है, ये मूल प्रवृत्तियों पर आधारित नहीं है। ठीक है। अधिगम में कई प्रकार की विधियां सम्मिलित होती हैं, हम कई तरीकों से सीखते हैं। ठीक है। हम क्रिया करके सीखते हैं, हम दिमाग लगाकर सीखते हैं, बोध के माध्यम से सीखते हैं। तो अधिगम जो है वो कई तरह की विधियों से किया जा सकता है। अधिगम में अध्यापक, मित्र मंडली, परिवार, इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे मित्रों से हम सीखते हैं, हमारे परिवार से हम सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, अध्यापकों से सीखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो भूमिका होती है वो अध्यापक की, हमारे मित्रों की और हमारे परिवार की। और पहला विद्यालय जो होता है वो परिवार ही होता है, और पहली हमारी अध्यापक जो होती है वो हमारी माता जी होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं से हम मतलब पहला वर्ड उन्हीं से सीखते हैं। हमारी लैंग्वेज जो होती है, मदर टंग जो होती है, अब देखो घरेलू भाषा का नाम मदर टंग ही क्यों रखा गया? क्यों? क्योंकि हम जब माता की गोद में होते हैं, जब हम चल भी नहीं पा रहे होते, बोल भी नहीं पा रहे होते, तो वही जो है हमें गोद में लेके झुला झुला के जो बोलती हैं, जिस तरीके की हमारे साथ वो बोलने की प्रोसेस करती है, हम वही चीज़ें हमारे दिमाग में धीरे धीरे जैसे समझना शुरू करते हैं, तो हम वो ही भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो जो हमारे जो अधिगम है वो हम परिवार से, मित्र मंडली से, अध्यापकों से करते हैं। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अधिगम सदैव नवीन नहीं होता। ठीक है। ये पुराना भी हो सकता है, हमेशा नया नहीं होता, ये पुराना भी होता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। परिवर्तन कैसा होना चाहिए और किसके माध्यम से? अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव पर आधारित होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? स्थायी होना चाहिए। तो अधिगम जो है व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। अधिगम से ही सर्वांगीण विकास संभव है। अगर हम अधिगम ही नहीं करेंगे तो हमारा सर्वांगीण विकास नहीं होगा, चहुमुखी विकास नहीं होगा। कई बार अपने बच्चों को देखा होगा जिनका मन मस्तिष्क डेवलप नहीं होता, जो मंद बुद्धि होते हैं उनका सारा विकास नहीं होता। ठीक है। कई बच्चे मूड बुद्धि होते हैं, जड़ बुद्धि, उनको खाना भी वो खुद नहीं खा सकते, उनको खाना भी उनके गार्जियंस खिलाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका मस्तिष्क जो है इतना डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए उनका संज्ञान काम नहीं करता, इसीलिए जो है अधिगम ढंग से नहीं कर पाते, पूरा अधिगम नहीं कर पाते। तो अधिगम जो है, अधिगम से ही हमारा सर्वांगीण विकास हो सकता है। अगर हम कोई जड़ बुद्धि बच्चे होते हैं, वो अपने अपने शरीर के पार्ट्स को ढंग से नहीं चला सकते, हाथों को ढंग से नहीं चला सकते, उन्हें हर काम जो है एक किसी की देख रेख में करवाया जाता है, तो जब वो जो है खाना खाना ही नहीं सीखेंगे खुद से, तो सर्वांगीण विकास कैसे होगा उनका? ठीक है। वो तो अधूरा विकास हुआ ना, आधी चीज़ें उन्होंने सीखी ही नहीं। तो ये थे अधिगम के प्रकार, पक्ष और इसकी विशेषताएं जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस की हैं। कल जो है अधिगम में व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के अंदर अंतर देखेंगे और अधिगम के जो वक्र बनते हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। इसके साथ ही हमारा जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई टॉपिक लेंगे और इसी के साथ
जो अपना चैनल है वो आपके हाथ में है, आपको ग्रो करवाना है। तो आई होप आप इसके बारे में भी सोचेंगे और अपने जीवन का थोड़ा सा समय निकाल कर इसके लिए भी आप मेरी हेल्प करेंगे। और आज मैंने जो है टेलीग्राम ग्रुप का जो हमारा टेलीग्राम चैनल था उसका जो लिंक है उसको भी चेंज किया है, और अभी हर वीडियो के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक, और मैंने हमारे चैनल के नाम से इंस्टाग्राम आईडी भी बनाई है, क्योंकि मुझे किसी ने मोटिवेट किया है, हमारे चैनल पर ही उन्होंने कमेंट किया था। ठीक है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा बोला, और मैंने अपने दिमाग में इसके बारे में सोचा और मैंने वो आईडी बना भी दी है। और अभी उस पे जो है हम डेली कुछ ना कुछ डालते रहेंगे ताकि हमारा इंस्टाग्राम परिवार भी एक बन जाए यूट्यूब के जैसे ही। और टेलीग्राम पे भी आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसका फ़ायदा ये है कि मैं हर एक पीडीएफ वहाँ पे डालती हूँ, हर क्लास की जस्ट ही मैं डाल देती हूँ, भूलती नहीं हूँ। और अदर कोई इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे हमारा चैनल ग्रो करेगा तो ग्रो करने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती है जो डिस्कस करनी होती है, शेयर करनी होती है, तो वो हम उसके साथ ही जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा तो हम वहाँ पे उन चीज़ों को भी डिस्कस ज़रूर किया करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं धीरे धीरे जैसे जैसे चैनल ग्रो हो रहा है वैसे वैसे जो है सारी चीज़ें बन रही हैं, क्योंकि एक ही टाइम सब होना पॉसिबल नहीं होता। जैसे जैसे इन चीज़ों का ज्ञान आता है वैसे वैसे ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं। और मैं तो वैसे भी ऑनलाइन दुनिया से काफ़ी दूर रही हूँ, मतलब मेरी कंपटीशन का जो टाइम था मैंने उस टाइम इन चीज़ों से खुद को दूर ही रखा। और अभी एक दिमाग में ये आया था कि अपना ज्ञान है उसको थोड़ा सा जो है कुछ लोगों तक शेयर करना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान है उसको शेयर करने से बढ़ता है, और अगर नहीं करेंगे तो अपने अंदर ही दफन हो जाएगा, क्योंकि एक दिन तो मर ही जाना है। और मिट्टी में मिलने के बाद किसने कितना ज्ञान लिया वो मैटर नहीं करता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता। तो जो चीज़ें पढ़ी है, जिनके लिए स्ट्रगल किया है, जिनको रात रात भर जाग के समझा है, याद किया है, तो वो जो है अगर किसी को उसका फ़ायदा मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। तो शायद आप वीडियो पूरा नहीं देखते, लेकिन आई होप आप पूरा देखें और जो है मेरी ये वाली बात भी सुने कि चैनल को ग्रो करवा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें, मैं वीडियो में लिंक दूंगी, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।